नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि है सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 इज ऑल्सो अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 11 कहता है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन सक्षम होंगे संविदा करने के लिए। तो हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसा कि हमने आपको सेक्शन नंबर 10 में बताया है, पहला इंग्रेडिएंट, पहला आवश्यक तत्व सेक्शन नंबर 10 का था कॉम्पिटेंट पार्टी। तो कॉम्पिटेंट का शब्द यहां पे कॉम्पिटेंट यानी कि सक्षम। कॉम्पिटेंट वो व्यक्ति होता है जिसके अंतर्गत दो आवश्यक तत्व हों। पहला आवश्यक तत्व है कि 18 से ऊपर आयु का होना अनिवार्य है, तभी वो कॉम्पिटेंट होगा। और उस एज में होने के साथ साथ वो एक स्वस्थ मस्तिष्क का होना ज़रूरी है, यानी साउंड माइंड का होना ज़रूरी है, स्वस्थ मस्तिष्क का होना अनिवार्य है। तो ऐसा वो व्यक्ति जो 18 साल के ऊपर है, जिसकी आयु 18 साल के ऊपर है और जो स्वस्थ मस्तिष्क का है, वो सभी व्यक्ति संविदा कर सकते हैं, वो सभी व्यक्ति सक्षम हैं संविदा करने के लिए। अब इन दो आवश्यक तत्व में एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ है कि क्या कोई माइनर इंसान, कोई माइनर व्यक्ति संविदा कर सकता है। तो हाँ, कर सकता है, लेकिन अंडर द गार्जियनशिप, और उस गार्जियन की एज 21 ईयर्स होना अनिवार्य है। ये आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में हम पढ़ाएंगे, इसका उपयोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में, पार्टनरशिप एक्ट में, सब में होता है, ये आपको बताएंगे तब। तो अभी के लिए अगर कोई माइनर व्यक्ति संविदा करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन उसके साथ कुछ अपवाद हैं, वो हम आगे देखेंगे। और अगर कर रहा है तो वो अंडर द गार्जियनशिप वो कर सकता है। जो उसका अभिभावक होगा वो 21 साल का होना अनिवार्य है, तभी वो संविदा कर सकता है। अब यहाँ पे साउंड माइंड के बारे में भी दो अपवाद हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो हमेशा नशे की हालत में रहता है लेकिन कुछ समय के लिए वो होश में आता है, तो क्या वो संविदा कर सकता है? यस, वो संविदा कर सकता है। जब वो होश में रहता है तब वो संविदा कर सकता है, क्योंकि स्वतंत्र मस्तिष्क उसे हम कहेंगे जो किसी चीज़ को समझने बूझने की शक्ति हो, या किसी चीज़ में अपने हित को समझने की शक्ति हो, या क्या चीज़ सही है और क्या गलत है उसके लिए ये उसको समझने की शक्ति हो उसके मस्तिष्क में। तो ऐसा मस्तिष्क हम कहेंगे, ऐसा माइंड हम कहेंगे साउंड माइंड। तो जब वो नशे की हालत में रहेगा तो चीज़ में डिफरेंस करना मुश्किल होगा, इसलिए वो संविदा नहीं कर सकता है। लेकिन जब वो साउंड माइंड होगा, जब वो स्वस्थ होगा, तब वो संविदा कर सकता है। तो इसलिए जब वो होश में रहेगा तब वो संविदा कर सकता है, और जब वो नशे की हालत में रहेगा तब वो संविदा नहीं कर सकता है। इसी तरीके से दूसरा है, हमेशा साउंड माइंड रहता है लेकिन ओकेजनली वो अनसाउंड होता है। तो ठीक उसी तरीके से जैसे हमने पहले बताया कि जब वो साउंड माइंड रहेगा तब वो संविदा कर सकता है, और जब वो नशे की हालत में रहेगा तब वो संविदा नहीं कर सकता, या फिर मेंटल एजाइलम में है तो नहीं कर सकता है। ऐसी संविदा अगर करता है तो वो संविदा शून्य हो जाएगी। ठीक है। इसका एक और एसेंशियल एलिमेंट है कॉम्पिटेंट का, जो सेक्शन नंबर 11 में बताया गया है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ऐसे व्यक्ति जिसको विधि ने अमान्य घोषित कर रखा हो कि ये क्वालिफाइड नहीं है, ऐसे व्यक्ति अगर संविदा करते हैं तो वो संविदा शून्य होगी। और इन टाइप के व्यक्तियों को हम कहेंगे नॉट अ कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी कि वो असक्षम होंगे किसी संविदा को करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं, कोई कन्विक्टेड पर्सन हो, कोई मुलजिम हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो फरार हो, एब्सकॉन्डेड हो, या ऐसा व्यक्ति जिसने राजद्रोह करा हो, कोई राजद्रोह हो, सिडिशन, या फिर कोई फॉरेन एनिमी हो, यानी कोई विदेशी शत्रु हो हमारा। तो ऐसे व्यक्तियों से भी संविदा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला एक जो एसेंशियल एलिमेंट है, मेजॉरिटी ऑफ द एज,
यानी पर्सन हु इज गोइंग टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अ मेजोरिटी ऑफ द एज, यानी कि जो व्यक्ति विदा करने जा रहा है वो वयस्क होना चाहिए, यानी 18 साल के ऊपर होना चाहिए। सेक्शन नंबर 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, केस का नाम है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, 1903 का केस है। ये केस में एक अवयस्क व्यक्ति कोई संविदा करता है और वो शून्य घोषित हो जाती है, और ऐसी शून्य घोषित होती है कि वो प्रारंभ से ही शून्य हो जाती है, वॉइड एब इनिशियो हो जाती है। यानी जिस वक्त वो संविदा करने के लिए चला था उस वक्त से ही वो संविदा शून्य थी। तो इस केस के माध्यम से हम लोग सेक्शन नंबर 11 को और डीप में समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अगर कोई अवयस्क व्यक्ति यानी माइनर पर्सन संविदा करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं। What are the effects of माइनर्स एग्रीमेंट? पहला पॉइंट है नेचर ऑफ एग्रीमेंट। जैसा कि हमने आपको बताया था कि उस करार की प्रकृति कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा। तो अगर कोई माइनर पर्सन अग्रीमेंट करता है तो उसका नेचर होगा प्रारंभ से ही शून्य, वॉइड एब इनिशियो, जो कि मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष में बताया गया था। जो उसके करार की प्रकृति होगी वो प्रारंभ से ही शून्य होगी। हमारा दूसरा पॉइंट है नो स्टॉपेल अगेंस्ट द माइनर। इसका मतलब होता है कि कोई भी विबंधन किसी अवयस्क व्यक्ति के प्रति नहीं करा जा सकता है। स्टॉपेल सेक्शन नंबर 115 अंडर सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में डिफाइंड है। तो विबंधन को हम आपको एक एग्जांपल में बताते हैं। सपोज मेजर पार्टी है यानी 18 अबव है, वयस्क है, और दूसरी तरफ माइनर है यानी बिलो 18 है। इस चीज़ की बात कि ये बिलो 18 है इसको नहीं बताता है, और इसके साथ एक अग्रीमेंट करता है किसी प्रॉपर्टी को लेकर के। ये व्यक्ति इस प्रॉपर्टी को इसके पास मॉर्गेज कराता है, गिरवी कराता है, और इसके बदले ये कुछ कैश इससे लेता है। यहाँ पर जब ये व्यक्ति इससे कैश लेने की बात करता है तो ये इनकार कर देता है कि उसके पास कोई कैश नहीं है। ये व्यक्ति इसके ऊपर सूट दाखिल कर देता है फॉर द फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर जब केस जाता है कोर्ट में इसकी एज डिस्क्लोज होती है और पता चलता है कि ये 18 था। अब यहाँ पे जो मेजर व्यक्ति है वो इस व्यक्ति के लिए लाइबल नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो तो शून्य हो गया, वो तो वॉइड हो गया, और ऐसा वॉइड हुआ कि वो प्रारंभ से ही शून्य हो गया, वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, ऐसा शून्य हुआ कि वो वॉइड एब इनिशियो हो गया, प्रारंभ से ही शून्य हो गया। तो यहाँ पर जो ये प्रॉपर्टी थी वो तो रेस्टिट्यूट हो जाएगी, वो तो इसको वापस मिल जाएगी, लेकिन इससे जो पैसा लिया गया है, माइनर ने जो लिया था, वो पैसा के लिए ये व्यक्ति नहीं ले सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ द नो स्टॉपेल अगेंस्ट माइनर। यानी कि कोई भी वादा जो इसने वादा करा था फ्यूचर डेट में परफॉर्म करने के लिए कि आप मेरी प्रॉपर्टी रखिए और मैं आपको 1 साल बाद इतने रुपए दूंगा, तब आप मेरी प्रॉपर्टी दे दीजिएगा, ये जो जितने भी वादे इसने करे थे वो वादे अमान्य हो जाएंगे। क्योंकि ऐसी संविदा जो अवयस्क व्यक्ति के द्वारा करी जाती है, अवयस्क यानी कि माइनर पर्सन के साथ जो ऐसी संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है, ऐसे सभी करार शून्य घोषित हो जाते हैं, और ऐसे शून्य होते हैं जो प्रारंभ से ही
शून्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है थर्ड, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन। Doctrine of restitution will also not apply to the minor, but it applies on the minor's property। तो वापसी का सिद्धांत जो है यानी डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो हम लोग दो लॉज से समझते हैं। पहला तो है इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो इंग्लिश लॉ का कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए हम लोग सबसे पहले इंग्लिश लॉ को देखते हैं यानी ब्रिटेन के लॉ को देखते हैं कि ब्रिटेन के लॉ में क्या कहता है। सपोज कोई माइनर व्यक्ति, कोई माइनर पर्सन किसी प्रॉपर्टी के लिए एग्रीमेंट करता है किसी मेजर व्यक्ति के साथ यानी कि जो 18+ है, अपनी एज को छुपा करके। अब यहाँ पर अपनी एज को छुपा करके इस व्यक्ति ने इसके साथ एग्रीमेंट कर लिया और ये प्रॉपर्टी इससे ले ली। माइनर व्यक्ति ने ये प्रॉपर्टी मेजर व्यक्ति से ले ली। लेने के बाद अब उसको पता चलता है कि यार जिससे मैंने संविदा कर रखी है वो तो माइनर था। अब ये कहता है कि नहीं, हमारी प्रॉपर्टी मुझको वापस करो, मुझको तुम्हारे साथ कोई संविदा नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि तुमसे अगर संविदा कर लेंगे तो वो तो प्रारंभ से ही शून्य हो जाएगा। अब माइनर व्यक्ति के पास अगर वो प्रॉपर्टी एज अ सेम होगी यानी कि जो दिया था वही इसके पास अगर है तो वो रेस्टिट्यूट करा सकता है, तो वो वापसी ले सकता है। लेकिन अगर इस प्रॉपर्टी को उसने किसी वैल्यूएबल एसेट में कन्वर्ट कर लिया है, वैल्यूएबल यानी कि कोई मूल्यवान वस्तु में उसको परिवर्तित कर दिया है, तब माइनर यानी अवयस्क व्यक्ति बाध्य नहीं है उस प्रॉपर्टी को वापस करने के लिए। अब यहाँ पे मेजर व्यक्ति वापस नहीं ले सकता है उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, ये इंग्लिश लॉ कहता है। लेकिन हमारा इंडियन लॉ जो कहता है कि अगर किसी माइनर ने ले ली है किसी मेजर व्यक्ति से तो वो वापसी करने का हकदार नहीं बनता है। वो वापस करने के लिए उस मेजर व्यक्ति को यानी कि जो वयस्क व्यक्ति है उसको बाध्य नहीं है कि वो प्रॉपर्टी उस चीज़ को उस व्यक्ति को वापस करी जाए। इंग्लिश लॉ में जैसा बताया कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपने कन्वर्ट नहीं करी है तो जो व्यक्ति ने आपको प्रॉपर्टी दी है, माइनर व्यक्ति को दी है, वो माइनर व्यक्ति से अपनी प्रॉपर्टी ले सकता है। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी को किसी वैल्यूएबल चीज़ में कन्वर्ट कर दिया है उस माइनर व्यक्ति ने, तब आप उस प्रॉपर्टी को नहीं, वो माइनर व्यक्ति बाध्य है यानी बाउंड है उस प्रॉपर्टी को रेस्टिट्यूट करने के लिए यानी वापसी देने के लिए। लेकिन इंडियन लॉ हमारा कहता है, जैसा कि हमने आपको बताया था एक केस मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस में बताया गया कि कोई भी माइनर व्यक्ति अगर किसी मेजर व्यक्ति से संविदा करता है तो ऐसी संविदा प्रारंभ से ही शून्य मानी जाएंगी। दैट मीन्स अब वो प्रॉपर्टी चाहे कन्वर्ट करा हो और चाहे ना कन्वर्ट करा हो, वो उसको वापस देने के हकदार नहीं बनता है। लेकिन उसके साथ एक एक्सेप्शन है, माइनर इज नॉट लाइबल। माइनर बाध्य नहीं है, लेकिन माइनर की प्रॉपर्टी से वो अपनी चीज़ का रेस्टिट्यूट करा सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन पे दो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं, देखते हैं। केस का नाम है कामता प्रसाद सिंह वर्सेस शियो गोपाल लाल। ये जस्ट लाइक मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष की तरह ही केस था। इस केस में बताया गया था कि अगर कोई माइनर व्यक्ति है और किसी मेजर व्यक्ति से संविदा कर लेता है तो ऐसी संविदा प्रारंभ से ही शून्य होंगी और जिस चीज़ के लिए उसने संविदा करी, जो प्रॉपर्टी के लिए उसने संविदा करी है, वो प्रॉपर्टी वो माइनर व्यक्ति बाध्य नहीं होगा वापस करने के लिए। तो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है सेक्शन नंबर 65 में डिफाइंड है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसमें बताया गया है कि कोई करार करा गया है जो कि वॉइड है, शून्य है, तो ऐसे करार में जो प्रॉपर्टी है वो वापस देनी पड़ेगी जिसकी प्रॉपर्टी बिलोंग करती है। लेकिन यहाँ पे अवयस्क व्यक्ति है, इसलिए डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन उस व्यक्ति पर अप्लाई नहीं होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन जो कि सेक्शन नंबर 65 में है, यानी कि वापसी का सिद्धांत सिर्फ उस व्यक्ति पर लागू होता है जो वयस्क हो और जिसने ऐसा करार कर रखा हो जो शून्य हो, ऐसा करार करा हो जो शून्य हो, तभी वो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन आप सेक्शन नंबर 65 अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन माइनर के केस में नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट
जो कि अंडर सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइंड है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक तरफिया कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, अगर हम किसी व्यक्ति को कुछ आवश्यक तत्व सप्लाई कर रहे हैं, आवश्यक तत्व दे रहे हैं, जैसे पानी, कपड़ा, मकान, खाना, मेडिसिन, ये सब चीज़ें आवश्यक तत्व हैं। तो अगर कोई व्यक्ति को आप आवश्यक तत्व देते हैं, जब वो व्यक्ति सक्षम हो जाता है, तब आप उस आवश्यक तत्व की भरपाई करवा सकते हैं उस व्यक्ति से, उसकी प्रॉपर्टी से। लेकिन यहाँ माइनर के केस में ये अप्लाई नहीं होता है। माइनर इज़ नॉट लाइबल। अवयस्क जो व्यक्ति है वो लाइबल नहीं होगा, लेकिन आप अवयस्क व्यक्ति की प्रॉपर्टी से, आप उस बेसिक नेसेसिटीज़ की सप्लाई जो आपने दी है उस माइनर को, उसकी प्रॉपर्टी से आप भरपाई अपनी करा सकते हैं। लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी आपने सप्लाई दी है वो नेसेसिटी है, वो नेसेसरी सप्लाई दी है। ठीक है, जैसे कि आपने उसको क्लोथ्स दिए हैं, उसको कपड़े दिए हैं, उसको खाना दिया है, उसको रहने के लिए घर दिया है, ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। तो सबसे पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने जो भी सप्लाई दी है वो बेसिक चीज़ें दी हैं, वो बेसिक नेसेसरी चीज़ें दी हैं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर अप्लाई होगा। इसका एक केस है, केस का नाम है चैपल वर्सेस कूपर 1844। इस केस में बताया गया है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नेसेसरी सप्लाई, आवश्यक चीज़ें हैं। तो बताया गया कि क्लोथ्स, फूड, एयर, हाउस एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आवश्यक चीज़ें हैं जिनके बिना कोई आदमी का जीवन यापन नहीं हो सकता है, कोई आदमी रह नहीं सकता है। वो सब चीज़ें बेसिक नेसेसरी के अंतर्गत आती हैं। और दूसरा जो केस था, इसी को देखते हुए केस था नाश वर्सेस इनमान 1908। अब इस केस में बताया गया कि अगर आपको उस बेसिक नेसेसिटीज़ में से अपनी भरपाई करानी है तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर लागू होगा कि आप पहले प्रूफ करिए कि जो भी सप्लाई आपने दी है वो नेसेसिटी ऑफ लिविंग के लिए दी है, वो बेसिक नेसेसिटी है। हमारा 5th पॉइंट है नो रेटिफिकेशन, यानी अनुसमर्थन। यानी आपकी एज है बिलो 18, तो जब आप बिलो 18 के हैं तो आप समर्थन देंगे कैसे? जो माइनर का रेटिफिकेशन होगा वो शून्य होगा, वॉइड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, लायबिलिटी इन टॉर्ट्स। अगर माइनर ने कोई गलत काम करा है तो वहाँ पर अपकृत में उसके दायित्व हैं, लेकिन अगर उसने संविदा करके कोई अपकृत करा है तो उस संविदा में उसके दायित्व नहीं होंगे, यानी कि वो लायबिलिटी उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं अराइज होगी। जबकि अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ कर रखा है, कोई गलत काम करा है माइनर ने, तो उस सिविल रॉन्ग के लिए वो माइनर लायबल होगा। बट अगर वो सिविल रॉन्ग एज अ कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में है, जैसा कि हम जानते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है, प्रारंभ से ही शून्य है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो लायबल नहीं होगा। अब हमारा 7th पॉइंट है बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, लाभकारी संविदा। तो बेनिफिशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज ऑफ माइनर बाय गार्जियन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है कोई ऐसा सहयोगी व्यक्ति जो किसी भी एक्सपर्ट के साथ कार्य करता है, किसी एक्सपर्ट के साथ कार्य कराता है। जैसे अगर फर्नीचर बनाता है तो उसके साथ जो उसके सहयोगी होते हैं, जो उसके नीचे होते हैं, वो उसके साथ काम कराते हैं, अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। दैट मीन्स वो भी, जो नीचे व्यक्ति काम कर रहा है वो भी अपनी मजदूरी लेता है, ठीक है, तो उसको भी बेनिफिट मिलता है। अब उस जगह पे अगर कोई माइनर व्यक्ति
मजदूरी कर रहा है तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो वो माइनर व्यक्ति अपनी मजदूरी ले सकता है। जैसा कि इंग्लिश लॉ के एक केस में बताया है, केस का नाम है रॉबर्ट्स वर्सेस ग्रे। इसको बिलियर्ड्स टूर केस भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज ऑफ माइनर बाय गार्जियन। तो अगर कोई गार्जियन है और माइनर की शादी करा रहा है तो जो लाइबिलिटी है वो गार्जियन की होगी, ठीक है। अब गार्जियन की एज होनी चाहिए 21 ईयर्स, 21 साल का होना ही चाहिए, तभी वो माइनर को होल्ड कर सकता है, तभी वो माइनर का अभिभावक बन सकता है। यहाँ पर माइनर अपनी बेनिफिशियल के लिए जब वो 18 साल का होगा तो वो अपनी स्वतंत्रता के लिए अपनी स्वेच्छा से उस शादी को या तो डिसॉल्व कर सकता है या शादी को कंटिन्यू कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र है। जिस वक्त इसके बीच में एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेंट शून्य था। अब जब वो बड़ा हो गया है तो उस एग्रीमेंट को वो अपनी रजामंदी दे सकता है, या तो रजामंदी देगा या तो फिर उस एग्रीमेंट के लिए इनकार कर देगा। तो यहाँ पे वो स्वतंत्र है, ये बेनिफिट माइनर को मिलता है, ठीक है। हमारा 8th पॉइंट है, माइनर्स कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। कहता है कि अगर कोई पार्टनरशिप का कोई बिजनेस चल रहा है, कोई पार्टनरशिप का बिजनेस चल रहा है, तो उस पार्टनरशिप के बिजनेस में कोई भी माइनर बेनिफिट ले सकता है। कहते हैं कि अगर कोई पार्टनरशिप का बिजनेस चल रहा है और उस पार्टनरशिप में एक माइनर भी पार्टनरशिप बनना चाहता है तो बन सकता है, एज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 30 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1961, ठीक है। अगर कोई माइनर व्यक्ति उस पार्टनरशिप में एडमिट करा जाता है एज अ पार्टनर तो वो अपना बेनिफिट ले सकता है एज अकॉर्डिंग टू द अंडर सेक्शन 30 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1961। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर सपोज 4 पार्टनर हैं A, B, C एंड D और एक माइनर व्यक्ति है माइनर, तो ये चारों अगर अग्री हैं इस माइनर व्यक्ति को एज अ पार्टनर ऑफ बेनिफिट के लिए एडमिट करने के लिए कि जो भी हमारा बेनिफिट आएगा उसमें इस माइनर को भी मिलेगा, देन ओनली ये माइनर बेनिफिट पा सकता है, अन्यथा नहीं पा सकता है, जैसा कि सेक्शन नंबर 30 कहता है। अब हमारा आखिरी जो पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 9, माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट। ये बताया गया है अंडर सेक्शन 184 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका मतलब ये हुआ कि अवयस्क व्यक्ति भी प्रतिनिधि बन सकता है अंडर सेक्शन 184 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। धारा 184 बताती है कि कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें एक माइनर जो एक अवयस्क व्यक्ति है वो भी एक प्रतिनिधि बन सकता है। लेकिन धारा 183 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहती है अगर कोई व्यक्ति प्रतिनिधि बनना चाहता है तो उसके अंदर 2 क्वालिटी होना ज़रूरी है। पहला कि वो मेजर हो यानी 18+ हो और दूसरा साउंड माइंड हो। लेकिन धारा 184 अंडर सेक्शन 184 ये बताती है कि कोई माइनर भी एज अ एजेंट बन सकता है। लेकिन एक अपवाद इसका है, एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई माइनर व्यक्ति एज अ एजेंट बनता है तो जिस व्यक्ति ने इसको एजेंट बनाया है वो व्यक्ति, वो पर्सन लायबल होगा उस माइनर के हर एक्ट के लिए, हर कार्य के लिए, ना कि ये माइनर लायबल होगा। आशा करते हैं आपको सेक्शन नंबर 11 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सेक्शन 11 आपको नहीं समझ में आया है या कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं।